कर्नाटक की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन में बैठकर भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को घेरा। भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों को बताया देश की जनता का अपमान। कहा देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को कोई नहीं पहुंचा सकता नुकसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक को कई विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। हुबली को मिला दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी, IIT धारवाड़ कैंपस और बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को किया समर्पित। 250 करोड़ रुपए की लागत से बने जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र के साथ कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। केरल में त्रिशूर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनशक्ति रैली को किया संबोधित। कहा 9 साल के अल्पावधि में मोदी सरकार ने दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत को 5वीं बड़ी आर्थिक शक्ति बनाया। आतंकवाद पर यूपीए सरकार के रवैये पर उठाया सवाल, तो घोटालों पर सीपीएम की चुप्पी पर भी उठाए सवाल। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से होगा शुरू। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक में सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा में बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। भारतीय संसद में सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र। कहा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार में और देरी नहीं की जा सकती। सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के बीच सरकार की पहल। देश के स्टार्टअप्स के साथ जल्द करेंगे केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर बैठक में स्टार्टअप को सरकार द्वारा दिए जाने वाली मदद पर होगी चर्चा। अमेरिका ने 13 मार्च तक सिलिकॉन वैली बैंक से लेन देन पर लगाई है रोक। अहमदाबाद टेस्ट में भारत ने पहली पारी में बनाए 571 रन। ऑस्ट्रेलिया पर बनाई 91 रन की बढ़त। विराट कोहली ने खत्म किया टेस्ट में शतक का सूखा। 3 साल और 4 महीने बाद कोहली के बल्ले से निकला टेस्ट शतक। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आज का दिन कर्नाटक के लिए कई मायने में महत्वपूर्ण रहा। कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लिए विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री ने एक नए कर्नाटक की तस्वीर का खाका खींचा, तो विदेश की धरती से जाकर भारत के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने के लिए राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। हुबली धारवाड़ को ढेर सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री का मंच पर पारंपरिक अंदाज से अभिनंदन किया गया। पीएम को धारवाड़ के मशहूर पेड़े भी भेंट किए गए। प्रधानमंत्री ने IIT धारवाड़ कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कैंपस जाकर इसका निरीक्षण भी किया। 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए गए इस संस्थान में वर्तमान में 4 वर्षीय बीटेक, अंतर अनुशासनात्मक 5 वर्षीय BSMS, MTech और PhD पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पीएम मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। 1507 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस रिकॉर्ड को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता भी दी गई है। पीएम ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के आधुनिकीकरण का भी लोकार्पण किया। 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित विद्युतीकरण परियोजना विद्युत कर्षण पर निर्बाध ट्रेन संचालन की सुविधा देती है, जबकि पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 520 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र की आधारशिला भी रखी। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल को विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र के लोगों को हृदय संबंधी रोगों के उपचार में मदद करेगा।
क्षेत्र में जलापूर्ति को और बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की भी आधारशिला रखी। इसे 1040 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। पीएम ने तुप्पारी हल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण परियोजना की भी आधारशिला रखी। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने नई विकास परियोजनाओं से हुबली धारवाड़ और कर्नाटक के विकास में मिलने वाली मदद का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने आईआईटी धारवाड़ के कैंपस को भाजपा सरकार के संकल्प से सिद्धि का उदाहरण करार दिया। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल्प रहता है जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों का नेटवर्क दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें ही नहीं, एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि आज सरकार ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला, अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाने की ओर इशारा करते हुए पीएम ने इसकी कड़ी आलोचना की। पीएम ने कहा कि ऐसी बयानबाजी दरअसल देश की जनता का अपमान है। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। विश्वास जताया जा रहा है कि हुबली धारवाड़ में पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ और शिलान्यास की गई परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। आज जो प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट करे हैं, जैसे कि मांड्या में बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे और यहाँ पर रेलवे के इलेक्ट्रिफाइड सेक्शंस, नई ट्रेन्स आदि, उनसे न सिर्फ विद्यार्थियों को, किसानों को, लेबरर्स को, मजदूरों को फायदा होगा, बल्कि क्योंकि ये आयरन ओर यानी कि जो लोहे का जो ओर है उसकी अंदर रिच माना जाता है इस रीजन को, उसकी इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़रूरत महसूस हो रही थी इस कनेक्टिविटी को बूस्ट करने की। कैमरा पर्सन अजीत के साथ धारवाड़ से मैं नंदिता डागर, डीडी न्यूज के लिए। विकास के जिस डबल इंजन सरकार की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसकी झलक कर्नाटक के मांड्या में भी दिखाई दी। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए, अपने विजन को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की कई योजनाओं की सौगात कर्नाटक को दी। हर जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है। सक्करे नगरा मधुर मंड्या, मंड्या के प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं।
फूलों की बारिश और मोदी मोदी के नारों के बीच कर्नाटक के मांड्या पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों को कई बड़ी विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अपने विजन के एक और प्रमाण के तौर पर पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का किया गया है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना पर लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ खुशालनगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में तेज गति से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जिक्र किया। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के 2 प्रमुख शहरों बेंगलुरु मैसूरू के बीच एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का विश्वास जताया। उन्होंने केंद्र की योजनाओं से कर्नाटक की आम जनता के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार पीएम किसान के तहत केंद्र से मिलने वाली रकम को बढ़ाकर किसानों को दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। यहां मंड्या के भी 2.25 लाख किसानों के बैंक खातों में 600 करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने भेजे हैं। केंद्र सरकार जो 6,000 रुपया भेजती है, कर्नाटका सरकार उसमें 4,000 रुपया और जोड़ देती है। यानी डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गरीब कल्याण पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उनकी सरकार ने गरीबों की हर जरूरत का ध्यान रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने परियोजना से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का मांड्या में कलाकारों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकारों का अभिवादन किया। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और रुक करते हैं केरल की ओर। केरल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को त्रिशूर के दक्षिण गोपुरा नाडा पहुंचे, जहां पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राजनीति में प्रामाणिकता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी केरल में लगातार घपलों और घोटालों में संलिप्त है और यहां तक कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव की घोटालों में संलिप्तता पर भी चुप्पी साधे है। कम्युनिस्ट पार्टी लाइफ मिशन घोटाले के लिए चुप है। सीएम के प्रधान सचिव, पूर्व प्रधान सचिव शिवशंकरन अरेस्ट हुए, कम्युनिस्ट पार्टी चुप्पी साधती है। मैं विजयन जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पर जरा केरल की जनता को जवाब दीजिए। सोना घोटाले पर भी पूरी कम्युनिस्ट पार्टी चुप है। राजनीति के अंदर प्रामाणिकता की बात करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी आज सोना घोटाले पर, गोल्ड स्कैम पर चुप्पी साध रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि पीएफआई की हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पीएफआई पर ही पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने कहा कि देश के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ मोदी सरकार ग्रहण लगा देती है। पीएफआई की हिंसा से त्रस्त केरल को मुक्ति दिलाने के लिए पीएफआई पर संपूर्ण बैन लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। जो हिंसा करता है, जो देश के खिलाफ काम करता है, उस पर बैन लगाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित विशेष कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति दृढ़ता से जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सीआईएसएफ को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक कार्य योजना भी तैयार कर ली है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 54वें स्थापना दिवस पर हैदराबाद में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां सीआईएसएफ के समर्पण, सेवा भावना, कर्तव्य परायणता और एक बल के तौर पर आधी सदी से भी अधिक समय तक उनके शानदार प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की, तो इस मौके पर देश विरोधी तत्वों को भी सख्त संदेश दिया। अमित शाह ने आतंकवाद, अलगाववाद और देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने के सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने जोर देकर कहा कि पिछले 9 वर्षों से आतंकवाद के खिलाफ चल रही मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति इसी दृढ़ता से जारी रहेगी और देश के किसी भी क्षेत्र में ऐसे तत्वों से कठोरता से निपटा जाएगा। शाह ने कहा कि कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के तीनों सेक्टर में हिंसा में बहुत कमी आई है, लोगों का विश्वास बढ़ा है और अलगाववाद व आतंकवाद फैलाने वाले आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र, ये तीनों सेक्टरों में आज हम ये देख रहे हैं कि हिंसा बहुत बड़ी मात्रा में कम होती जा रही है, लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और आतंकवाद और अलगाववाद फैलाने वालों की संख्या न केवल कम हो रही है, वो लोग सरेंडर होकर मेन स्ट्रीम में आ भी रहे हैं। मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेररिज्म ये नीति चालू रहेगी। अमित शाह ने कहा कि देश के औद्योगिक संस्थानों, एयरपोर्ट और बंदरगाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कर 53 वर्षों से सीआईएसएफ का देश की आर्थिक प्रगति में बहुत अहम योगदान रहा है। आज के डिजिटल युग में सीआईएसएफ ने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से सुरक्षा प्रोटोकॉल को न केवल लैस किया है बल्कि इसे अभेद भी बनाया है। उन्होंने घोषणा की कि सीआईएसएफ को सभी अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और इसके लिए गृह मंत्रालय ने एक कार्य योजना भी तैयार की है। मुझे ये कहते हुए हर्ष है कि गृह मंत्रालय आने वाले दिनों में बंदरगाहों की सुरक्षा, एयरपोर्ट की सुरक्षा और औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकों को एडॉप्ट कर आने वाले समय की चुनौतियों को इसका सामना करने के लिए सीआईएसएफ को सभी तकनीक से सुसज्ज करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। इसके लिए पूरी कार्य योजना
भारत के गृह मंत्रालय ने तैयार की है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने परेड की सलामी ली और बल की पत्रिका सेंटिनल 2023 और कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। इस मौके पर सुरक्षा बल के जवानों ने अपने प्रशिक्षण से जुड़ी गतिविधियों और फील्ड ऑपरेशंस के दौरान प्रयोग में आने वाले कई हैरतअंगेज करतब भी दिखाए। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन और केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य के कोलोर में भव्य रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर प्रहार करते हुए कहा कि जब जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है तो प्रदेश को एक परिवार विशेष का एटीएम बना दिया जाता है। राहुल गांधी जी सोनिया जी के लिए कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार एटीएम हो जाती थी, पैसा यहीं से जाता था। और जब जेडीएस की सरकार आती थी तो एक परिवार का एटीएम हो जाता था। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार आती है तो नरेंद्र मोदी जी दिल्ली से कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पैसा हमारे कर्नाटक के विकास के लिए भेजते हैं। यहां से दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली से पैसा कर्नाटक के विकास के लिए आता है। और संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से के सफल संचालन के लिए सभापति जगदीप धनखड़ द्वारा राज्यसभा के राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक उपराष्ट्रपति आवास पर आयोजित की गई। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी से पीयूष गोयल, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव, जनता दल यूनाइटेड के सांसद रामनाथ ठाकुर, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, शिवसेना से संजय राउत, टीआरएस से केशव राव, डीएमके से एम षणमुगम और तेलुगु देशम सीपीएम सीपीआई के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले राज्यसभा सभापति ने राज्यसभा के पीठासीन उपसभापतियों के साथ अलग से बैठक की। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बहरीन में अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा की आम बहस में अपना वक्तव्य रखा। इस चर्चा का विषय शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के खिलाफ लड़ाई रखा गया था। अपने विचार साझा करते हुए उन्होंने भारत की संसद में सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए दिए गए निर्बाध अधिकारों का खास उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संसद में सभी सदस्य अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी संसद में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता की आशाओं और अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति दी जाती है। सभी प्रतिनिधियों को संसद में अपने मत और विचारों को रखने की आजादी है। माननीय प्रतिनिधिगण, 75 वर्षों की लोकतंत्र की यात्रा में हमारी संसद ने लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करने के निरंतर प्रयास किया है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की भावना से काम कर रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि वैश्विक मुद्दों का समाधान बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने तेजी से बदलती विश्व व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाली वैश्विक संस्थाओं में सुधार लाने के मामले में व्यापक सहमति को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार में अब और देरी नहीं की जा सकती। और वाराणसी के रोहनिया स्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय में बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जनजातीय समुदाय के वीर और स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र लगाए गए। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने। जनजाति मोर्चे की 2 दिवसीय बैठक हुई है। प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह जी हैं। हमारी सरकार जब से मोदी सरकार आई है या योगी सरकार यहाँ आई है तो जितने उनके वेलफेयर के स्कीम्स हो सकते हैं, गरीब कल्याण के, इतनी सारी योजनाएं चली हैं कि आज बड़े पैमाने पर उनका सशक्तिकरण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो 4 से 14 तक जो सरकार थी 90 एकलव्य विद्यालय की स्थापना की थी और इस 60 साल में आप देखेंगे तो 500 से ज़्यादा स्थापना किया गया है। 400 में तो पढ़ाई शुरू हुई। तो इसी प्रकार से मोदी सरकार का जो लक्ष्य है कि जो समाज के अंतिम पायदान पर है उनको आप ऊपर लाना, आज उन जनजाति भाइयों बहनों को काफ़ी सम्मान
उनका विकास हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पार्टी ने मिलकर देश के राष्ट्रपति भी उसी समाज से बनाने का काम किया है, एक महिला भी और सूचित जनजाति समाज का भी। तो जब से मोदी सरकार आई है तब से इस देश के अंदर जो सबसे नीचे का तबका है उसको ऊपर का लाने के लिए गरीब कल्याण की बहुत सारी योजनाएं चली हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियां पर चर्चा हुई है। और जितना नीति इनके हित में बनाए प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ी प्रतिबद्धता के साथ उसको लागू किया है और बड़ा सफल रहा है 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक। डबल इंजन सरकार का फायदा अनुसूचित जनजाति मोर्चे की इस बैठक में दिखाई दे रहा है और जो योजनाएं हैं इन लोगों के लिए वो दोनों सरकारें लागू कर रही हैं। डॉक्टर केश बहादुर सिंह गौतम, टीडी न्यूज, वाराणसी। और आंध्र प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के अनुसार वे पिछले कुछ समय से कांग्रेस में हो रही अपनी उपेक्षा से नाराज थे और इसी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। 11 मार्च को कांग्रेस अध्यक्ष को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि उनके इस पत्र के माध्यम से उनका कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा स्वीकार किया जाए। हालांकि इस पत्र में उन्होंने किसी खास कारण का जिक्र नहीं किया है। किरण कुमार रेड्डी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बंटवारे से पहले सूबे के मुख्यमंत्री थे। प्रदेश के बंटवारे के बाद किरण कुमार रेड्डी ने 10 मार्च 2014 को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के विधेयक के विरोध में राज्य विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पारित किया था। और दुनिया भर के स्टार्टअप्स में पैसा लगाने वाले अमेरिकी दिग्गज सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया है। वित्तीय संकट के कारण अमेरिकी सरकार ने इसे बंद कर दिया है। साथ ही संकट से उबरने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय मदद से भी साफ इनकार कर दिया है। इस बैंक के पतन से भारतीय स्टार्टअप्स भी चिंता में हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने देरी किए बगैर सभी भारतीय स्टार्टअप्स से मुलाकात कर हल तलाशने की बात कही है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद में खेले जा रहे चौथे टेस्ट के चौथे दिन खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने बिना किसी नुकसान के 3 रन बना लिए। इससे पहले भारत ने विराट कोहली और शुभमन गिल की धमाकेदार बल्लेबाजी के बदौलत अपनी पहली पारी में 571 रन बनाए। इसके साथ ही टीम इंडिया ने 91 रन की बढ़त भी हासिल कर ली। भारत के लिए विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 186 रन बनाए। इसके साथ ही विराट ने टेस्ट शतक के सूखे को भी खत्म कर दिया। विराट कोहली ने टेस्ट में अपना 28वां शतक लगाया, वहीं शुभमन गिल ने 128 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 79 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के लिए नाथन लियोन और टॉड मर्फी ने 3-3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम 4 टेस्ट मैच की सीरीज में फिलहाल 2-1 से आगे है। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।